हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप 200 एमसीक्यूज के। कल मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर चेकआउट करिएगा, तब जाकर ये पार्ट देखिएगा, क्योंकि उसी के आगे से ये पार्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि इन्हीं एग्जाम में से मैंने लिए हैं। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी और एलएलबी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्योंकि अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, इसका आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगा आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री सेक्शन में आप जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया। प्रसिद्ध फारसी त्योहार कहने का मतलब ये है कि उसकी शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं किया था, इल्तुतमिश ने भी नहीं किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। तो दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बलबन जो है बहुत ही खतरनाक शासक था, इसने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, इससे याद रखिएगा क्या क्या शुरू किया था। पहला तो इसमें दिया हुआ है नौरोज। नौरोज त्योहार इसने शुरू किया। ठीक है, इसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति का पालन किया, यानी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाई। और उसके बाद इसने एक और सिस्टम अपनाया जिसको कहा जाता था सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस, ठीक है। ये दरअसल अपने जितने भी विरोधी थे उनको कहता था कि तुम आकर मेरे सामने सिजदा करोगे और पैबोस, पैबोस यानी पैर को चूमोगे। इसकी प्रथा इसी ने शुरू की थी। और दोस्तों, मैं अगर बात करूं बलबन की, तो बलबन जो है उसने ही इल्तुतमिश के बनाए गए तुर्कान ए चिहलगानी, जो 40 लोगों का एक सरदारों का ग्रुप हुआ करता था, उसी को खत्म कर दिया था। तुर्कान ए चिहलगानी, जिसको कि बलबन को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ ये सब 40 लोग मेरे खिलाफ ही कहीं विद्रोह न कर दें और मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र न रच दें। इसलिए तुर्कान ने चिहलगानी को खत्म कर दिया था। किसने? बलबन ने। बलबन भी उसी में से एक था, हेड था, लेकिन बाद में इन लोगों को वो मार देता है। ठीक है, तो 40 लोगों के ग्रुप को, 40 दल जिसको कहा जाता है, वो भी खत्म करता है बलबन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। द फर्स्ट मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज। आपको बताना है, तो ये तो सभी लोग आंसर जानते होंगे कि भारत में पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1236 से लेकर के 1240 तक ये सुल्तान बनी रहती है, महिला शासक बनी रहती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको षड्यंत्र रच करके इसके जो टर्क्स रहते हैं, टर्क्स यानी तुर्की के जो अमीर रहते हैं ना, जो नोबेल्स रहते हैं इनके दरबार में, ये सब इनको मरवा देते हैं। क्योंकि रजिया सुल्तान के सामने इनको झुकना पसंद नहीं था। ये रजिया सुल्तान जब ऑर्डर देती थी, ये भाई बहुत पैसे वाले थे, तो इनको कबूल नहीं होता था कि एक औरत होकर के हमको ऑर्डर कैसे दे सकती है। इस तरह से रजिया सुल्तान के सामने इन्होंने षड्यंत्र रचा और इसको 4 साल के अंदर ही निपटा दिया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक बनती है। 1236 से 1240, सिर्फ 4 साल तक ये मुस्लिम शासक बन करके रह पाती है महिला। ठीक है, अब अगर मुमताज महल की बात की जाए, तो ताजमहल इन्हीं के याद में बनाया जाता है, आपको पता ही है। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल इन्हीं के याद में, मुमताज बेगम के। और इनका असली नाम था अर्जुमंद, अर्जुमंद, ठीक है, बानो बेगम, अर्जुमंद बानो
बेगम इनका असली नाम था, ये याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अर्जुबंद बानो बेगम किसका नाम था, तो मुमताज का। और नूरजहां का असली नाम जो था वो था, ध्यान रखिएगा, मेहरुन्निसा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मेहरुन्निसा किसका नाम था असली, तो मेहरुन्निसा जो है वो असली नाम था नूरजहां का, जिसकी शादी किससे हुई थी, जहांगीर से हुई थी। और जहांगीर इसी के चक्कर में पड़ करके शराब इतना ज़्यादा पीने लगता है, वैसे तो शराब बहुत ज़्यादा पहले भी पीता था, लेकिन बाद में ये हद से ज़्यादा नूरजहां की वजह से और ज़्यादा शराब पीने लगता है, और इनडायरेक्टली नूरजहां पूरे मुगल एम्पायर पर कब्जा कर लेती है जहांगीर की वजह से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक आता है उसका नाम रहता है इल्तुतमिश। क्या नाम रहता है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश नाम रहता है उसका। और इल्तुतमिश के बाद ये अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, और इसकी बेटी का नाम रहता है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी का नाम है, इल्तुतमिश का नाम है, इल्तुतमिश की बेटी का नाम है। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अल्तमस भी इसका कहीं कहीं नाम आपको मिलेगा। ठीक है, इस इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी, और इसने सिक्के भी चलवाए थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, और इसने कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। हु वर द टू डिसेंडेंट्स हु रूल्ड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द खिलजी रूलर्स। तो मैं आपको लगातार, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। सल्तनत काल में पूरे 5 वंश आए थे। पहला आया था गुलाम वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा था खिलजी वंश। तीसरा था आपका तुगलक वंश। चौथा था आपका सैयद वंश। ठीक है, और पांचवा था लोदी वंश। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि दो वंशज जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में, तो खिलजी ये है। ठीक है, तो पहले खिलजी के कौन आया, गुलाम वंश आया, और खिलजी के बाद कौन आया, तुगलक वंश आया। तो गुलाम वंश और तुगलक वंश आंसर होगा। देख लेते हैं गुलाम वंश और तुगलक वंश कौन से ऑप्शन में है। ये देखिए ऑप्शन सी में गुलाम वंश और तुगलक वंश है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक राज किया था, 94 साल तक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो है इसका संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था, ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, गाजी मलिक भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसका कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और मैं बात करूं सैयद वंश की स्थापना कौन करता है, तो खिज्र खां। खिज्र खां जो है वो सैयद वंश की स्थापना करता है। दोस्तों लोदी वंश की स्थापना की बात करूं, तो लोदी वंश की स्थापना करता है कौन, बहलोल लोदी। ठीक है ना, बकलोल लोदी भी कह देता हूं मैं इसको, बहलोल लोदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, ये लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ए चैरिटी डिपार्टमेंट एंड ए चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जिसने फिरोज शाह कोटला मैदान भी बनवाया था दिल्ली में, जिसने जौनपुर शहर की स्थापना भी की थी, और वो कोई और नहीं है, वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर की भी स्थापना की। ठीक है, सराय भी इसने बनवाए, नहर भी बनवाए, और साथ ही साथ मैं बताऊं अगर, तो दोस्तों इसने बहुत सारे शहर बनवाए। जैसे मैंने बताया कि फिरोज शाह कोटला जो मैदान दिल्ली में है,
जिसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ये दरअसल फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और अगर मैं बात करूं, जौनपुर नगर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, अपने भाई जो है तुगलक के याद में, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, क्योंकि उसका असली नाम जूना खां था और जूना खान के ही नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना उसने कर दिया था। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, खैरात विभाग, रोजगार विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी, यानी हॉस्पिटल की इस्टेब्लिशमेंट किया था फिरोज शाह तुगलक ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा दास अगर कोई रहते थे तो 87,000 तक दास इसके ही दरबार में रहते थे। माना गया था कि इसने एक दास विभाग की भी स्थापना की थी, ठीक है, दास विभाग की भी स्थापना इसी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा इसके दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। चलिए ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में कराया भी था, मतलब क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने आपको डिटेल जब कर रहा था, मैंने किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि द स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था। द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड सिकंदर, सिकंदर शानी वॉज। चलिए, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि दूसरा सिकंदर अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी कहता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये मानता था कि उसने अपने आप के साम्राज्य को दक्षिण तक भारत के बढ़ा लिया है और दक्षिण में उसने रामचंद्र नाम के एक राजा को हरा दिया था, जो कि देवगिरी का राजा था। और देवगिरी का राजा था, इसको छल कपट से उसने हरा दिया था। एक कम से कम 6 महीने तक जाकर के ये जंगलों में बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, और सबको ये बता रहा था कि भाई साहब मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि दिल्ली के राजा ने हमें भगा दिया है। वो बहाना बना करके रामचंद्र यादव से कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर शरण लेने आया हूँ, मुझे दिल्ली के बादशाह यानी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मुझे भगा दिया है, मुझे आप शरण दे दीजिए, मुझे यही जंगलों में रहने दीजिए, मैं आपका कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये तो उसकी चाल थी, और ये चाल का इंतजार वो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था कि किसी तरह से रामचंद्र यादव कहीं अपनी सेना को दूसरी जगह पर भेजे तो मैं उसी टाइम को पा करके उस पर अटैक करूं। और यही गलती रामचंद्र यादव करता है, और रामचंद्र यादव की इस गलती के कारण रामचंद्र देवगिरी हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के शासक रामचंद्र को हरा देता है। इस तरह से दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी साम्राज्य पे कब्जा कर लेता है, याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ड्यूरिंग हुज रेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस। तो दोस्तों याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना था, ये जब शासक बना ना, तभी सबसे ज्यादा, कब बना था शासक, ये बना था, ध्यान रखिएगा, 1296 से लेकर के 1316 तक, ये जब शासक बना था ना अलाउद्दीन खिलजी, तभी जो है सबसे ज्यादा मंगोल के आक्रमण हुए थे। दारा खान ने, ठीक है ना, दारा खान, कादर खान, इन सब ने करीब करीब 7 बार, कहा जाता है कि 7 बार मंगोलों ने इसके शासनकाल में आक्रमण किया था, 7 बार, 7 टाइम्स। लेकिन ये जो है, इसकी सेना इतनी विशाल थी, 4 लाख से भी बड़ी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। इस तरह से इसने सभी मंगोल आक्रमणों का सामना करते हुए कोई भी क्षति अपने साम्राज्य को नहीं होने दी, कोई भी नुकसान अपने साम्राज्य को नहीं होने दिया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसके भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि विशाल सेना सल्तनत काल में अगर किसी की का भी नाम आता है विशाल सेना के नाम पर, तो वो एक ही सुल्तान का नाम आता है, जो कि 4 लाख से भी ज्यादा सेना अपने सेना में रखा हुआ था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों इसने बहुत सारे नियम लागू किए थे ये सेना को रखने के लिए। पहला इसने क्या किया था, इनको ये कैश सैलरी देता था, यानी
आपको बता दूं मैं कि पहली बार किसी भी सैलरी को कैश दिया गया था सैनिकों को, ठीक है ना। पहली बार नगद वेतन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ध्यान रखिएगा। ये दरअसल आप कहेंगे सर पहले तब कैसे मिलता था, अगर नहीं नगद नहीं मिलता था तो कैसे मिलता था? पहले जो सैलरी मिलती थी वो आपने अगर युद्ध जीता है, कोई भी सामान लूट पाट का जब युद्ध में आपने जीता है, उसी का आपको कुछ परसेंट दे दिया जाता था सैनिकों को। जब तक आप कोई युद्ध नहीं जीतते थे, कोई आप लूट पाट का सामान नहीं लाते थे, आपको सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन पहली बार विशाल सेना को अगर कैश सैलरी यानी नगद वेतन की शुरुआत किसी ने की थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। इसने अपने घोड़ों को पहचानने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी, अपने घोड़ों को पहचानने के लिए इसके ऊपर घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। दागने का मतलब ये था कि एकदम जला करके उनको एकदम सिंबल दे दिया जाता था, मतलब कि तुम अलाउद्दीन खिलजी के सेना के घोड़े हो, ठीक है ना। अब अगली बार बताइए ये क्या करता था। अगला काम ये किया इसने, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली, और बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? ध्यान रखिएगा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी इसको कहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये था कि जो रेट अलाउद्दीन खिलजी ने तय कर दिया था वही रेट पर सामान बेचा जाएगा। कोई भी आदमी अगर कम रेट का तौलता था, उसको तौल में या कम करता था या उसके रेट को बढ़ाकर बेचता था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको तय किया है, अगर उस रेट से बढ़ाकर कोई भी बंदा सामान बेचता था तो भाई साहब उतने हिस्से के इसके पूरे फ्लेश को निकाल लिया जाता था। फ्लेश का यानी उतने गोश्त को उसके शरीर से निकाल दिया जाता था। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ही भेष बदल करके बाजार में जाता है और कुछ चावल खरीदने जाता है। तो 50 किलो चावल जब वो खरीदता है तो आधा केजी जो है उसमें वो बेईमानी कर लेता है दुकानदार, और 49 किलो 500 ग्राम उसको चावल देता है। अलाउद्दीन खिलजी जब वापस आता है तो वो सैनिक को आदेश देता है कि वो दुकानदार के पकड़ कर लेकर आओ, और जैसे ही वो दुकानदार को पकड़ कर लेकर आता है, 500 ग्राम उसने बेईमानी की थी, 200 ग्राम इधर से हाथ से निकालता है, 200 ग्राम इधर से, और 100 ग्राम जो बचता है वो उसके दिल को निकाल लेता है, और इस तरह से उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बाजार नियंत्रण प्रणाली जो करता है लागू, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लागू करता है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसको कहते हैं। जो रेट सुल्तान ने तय कर दिए उसी रेट पर बाजार में सामान बेचना है, चाहे कोई भी चीज़ हो। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसने काम किए। उसके बाद इसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका मतलब क्या था? जो राशन कार्ड से सामान आज लेने जाते हैं आप लोग, उसकी अगर किसी ने शुरुआत की थी सबसे पहले तो वो शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो सबसे विशाल सेना, अगर अस्थाई सेना किसी ने रखी थी तो रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो दोस्तों मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, यानी सेनापति था, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मलिक काफूर ने ही दक्षिण में सबसे ज़्यादा, अगर किसी के बदौलत जीता अलाउद्दीन खिलजी, तो वो दक्षिण में विजय का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है किसको? वो जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि मलिक काफूर ही सबसे विश्वसनीय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ट्राइड टू कंक्योर साउथ इंडिया, कौन था? बताइए बात। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है कि दक्षिण भारत में अगर कोई भी सुल्तान जीतने का सबसे बड़ी बार प्रयास करता है तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी मैंने बताया कि देवगिरी का एक शासक था, क्या नाम था? देवगिरी का एक शासक था जिसका नाम था रामचंद्र, और इसी को हरा करके उसने दक्षिण में अपने अभियान को शुरू किया। और इसके हराने के बाद उसने इसको अपना एक क्या बना लिया? ससुराल बना लिया इसको। और यहाँ पर इसकी लड़की से शादी करने के बाद जब भी ये दक्षिण में भारत में आक्रमण करने जाता तो यहाँ पर अपनी सारी सेना को स्टैंड बाई मोड में कर देता था, और यहाँ से ये सारे जगहों पर आक्रमण करना शुरू कर देता था, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से उसका घर बन चुका था। तो यहाँ पर वारंगल को इसने यहाँ पे अटैक करके जीत लिया, द्वार समुद्रम पे अटैक करके यहाँ जीत लिया। तो धीरे धीरे बहुत सारे दक्षिण भारत के राज्यों को इसने जीतना शुरू कर दिया था। तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मैं आपको बताऊं कि
जब बादशाह चल रही थी, जब आगे चल करके मुगल वंश आप पढ़ेंगे तो मुगल वंश ने भी दक्षिण भारत को नहीं जीत पाए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया था उस समय। सोचिए कितनी बड़ी सेना के साथ इसने प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? अब देखिए, जैसे ही दिल्ली की बात होती है तो मैंने अभी बताया कि वो था कौन, वो था आपका कौन, मलिक काफूर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कौन सा जनरल जो था वो दिल्ली में ये साउथ में सबसे ज्यादा हेल्प किया था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा गवर्नर था या कौन सा जनरल था, सेनापति था, जिसने साउथ में यानी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार विनियमन प्रणाली यानी मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। मैंने अभी बताया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार विनियमन प्रणाली अगर किसी ने शुरू किया था तो वो किया था, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा, हजार खंबा महल भी बनवाया था। हजार खंबा महल भी बनवाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नगद वेतन देने की सिस्टम भी शुरू की थी, मैंने अभी बताया आपको, और विशाल सेना इसकी थी। और घोड़ों को दागने की भी सिस्टम अगर किसी ने शुरू किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था? तो दोस्तों खलीफा, देखिए मैं बताऊं, अच्छा आपने कभी सोचा है कि सुल्तान और बादशाह में डिफरेंस क्या होता है? आपने कभी सोचा कि सुल्तान और बादशाह में डिफरेंस क्या होता है? आखिर नाम में क्या बात होता है? कुछ तो डिफरेंस होगा इनके अंदर, तभी तो सुल्तान और बादशाह कहा जाता है अलग अलग। देखिए सुल्तान जो होता था ना वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता था। डिपेंडेंट का मतलब किस पे डिपेंडेंट होता था? डिपेंडेंट होता था। ठीक है, किसके ऊपर? तो डिपेंडेंट ये होता था किसके ऊपर? खलीफा के ऊपर। कहाँ के खलीफा के ऊपर? अरब के खलीफा के ऊपर। तो अरब के जो खलीफा होते थे ना, इनसे इनको अनुमति लेनी पड़ती थी सुल्तान बनने से पहले, अप्रूवल लेना पड़ता था। डर के मारे नहीं, मतलब एक रिस्पेक्ट की वजह से, कि मतलब आप जो है हमको अप्रूव करिए कि हम इंडिया के सुल्तान बन सकते हैं। तो अरब के खलीफा क्या करते थे, एक लेटर इनको भिजवाते थे कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल आपको अप्रूव करता हूँ, आप भारत के सुल्तान बन सकते हैं। तो सुल्तान जो थे वो कहीं ना कहीं खलीफा के अंडर में होते थे, और खलीफा के ऑर्डर के बाद जो है या अप्रूवल के बाद वो सुल्तान बनते थे। इसलिए सुल्तान को क्या कहा जाता था? डिपेंडेंट कहा जाता था। मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट की वजह से खलीफा के ऊपर डिपेंडेंट कहा जाता था। लेकिन बादशाह जो होते थे वो कभी भी, इन्होंने टर्की के खलीफा हों चाहे अरब के खलीफा हों, उनसे कभी भी क्या किया? कोई कभी भी अप्रूवल नहीं किया। ये नहीं कि उनको लेटर मिलेगा तब वो बादशाह बनेंगे, वो खुद के बादशाह होते थे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, ये इंडिपेंडेंट होते थे। इसीलिए इनको बादशाह कहा गया है। ये खुद के शाह होते, शाह मतलब खुद के मालिक, ठीक है ना। तो खुद के बादशाह होते थे, इसलिए इनको बादशाह कहा गया था। सुल्तान और बादशाह में डिफरेंस यही है कि सुल्तान अपने पद पर, अपने गद्दी पर तभी बैठ सकता है जब खलीफा से अनुमति ले। बादशाह को ये अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि बादशाह और सुल्तान में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए, लेकिन एक सुल्तान ऐसा था जो अपने आप को कहता था कि मैं किसी से अनुमति लेने नहीं जाऊंगा, मैं किसी से ये मांगने नहीं जाऊंगा अधिकार कि भाई साहब मुझे आप बैठने का अनुमति दीजिए। तो वो कौन हो सकता है बताइए, जिसके पास जाहिर सी बात है पावर बहुत ज़्यादा हो। और वो पावर किसके पास थी? वो पावर थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। बड़ी सेना, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर इतना तगड़ा था, और इसके साथ साथ इसने अपने ही ससुर या अपने ही चाचा की हत्या कर दी थी, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन को मारने के बाद ही ये गद्दी पे बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? विरोधाभासों का मिश्रण का मतलब
वो कभी कुछ फैसले लिया करता था, कभी कुछ फैसले लिया करता था। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब बाय हिस्टोरियंस एज ए मिक्सचर ऑफ कंट्राडिक्शंस। ये फैसले बहुत तेजी से बदलता था भाई साहब, है नहीं, फैसले बहुत तेजी से बदलता था इसलिए। और वो कौन है, उसको पागल भी कहा जाता है, उसको सनकी भी कहा जाता है, उसको रक्त पिपासु यानी ब्लड सकर भी कहा जाता है, रक्त को पीने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाया जिसकी वजह से इसने लोगों के खून पी लिए। जैसे इसने राजधानी परिवर्तन किया, इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद। इसने ऑर्डर दिया सारे लोगों को कि दिल्ली से दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां सब लोग चले जाओ। सभी लोगों को कह दिया कि दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी को बदल रहा हूँ। राजधानी राजधानी को बदलने के बाद जैसे ही ये फैसला लेता है, बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं लाखों की संख्या में, और रास्ते में ही कई लाख लोग मारे जाते हैं। और जो लोग पैदल चलते चलते थक जाते थे, मोहम्मद बिन तुगलक उनको पकड़ कर लाता था और गुलेल में भर करके फेंकवा देता था, और उससे बहुत सारी जगह पे गिरने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती थी। कहता था तुमसे चला नहीं जा रहा है, रुको मैं तुम्हें चला रहा हूँ, और गुलेल में भर करके फेंकवा देता था उनको सड़क पर गिरने की वजह से, या रोड पे गिरने की वजह से, या जंगल में पेड़ पर गिरने की वजह से किसी का हाथ पैर टूट जाए और किसी की जमीन पे गिरने से मौत भी हो जाती थी। इसने 4 काम किए, याद रखिएगा, और चारों काम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदला। उसके बाद इसने तांबे के सिक्के चलवाए, टोकन करेंसी कहा जाता था, वो चलवाए, ये भी इसमें अनसक्सेसफुल हो गया। इन सारे में अनसक्सेसफुल हो जाता है ये बेचारा। और उसके बाद कराची अभियान भी इसने शुरू किया, इसमें भी इसके 1 लाख सेना डूब जाती है, कहाँ पे, दलदल में, और मर जाती है। और इसने एक और शुरुआत किया, मतलब इसने टैक्स को बढ़ाया। कहाँ पे, दोआब एक जगह थी, गंगा जमुना जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं उसको दोआब कहते हैं, वहाँ पे इसने टैक्स भी बढ़ाया। लेकिन वो टैक्स जैसे ही बढ़ाता है वहाँ पर उत्पादन जीरो हो जाता है और टैक्स कोई दे नहीं पाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसी व्यक्ति को, इसी सुल्तान को पागल सनकी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो पहली बात तो मैं बताऊं कि अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक के असफल होने के कारण तो बहुत सारे थे। ये पढ़ा लिखा बहुत अच्छा था, ये पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है, लेकिन इसके फैसले जो थे वो अजीबोगरीब थे। इसने भी अपने ही पिता को मारा था। गयासुद्दीन तुगलक जो इसके पिता थे, उसको अगर किसी ने मारा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मारा था, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा असफलता का वजह था कि इसने राजधानी को दूसरे शहर को बना दिया था। सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किसमें निपुण था ये बताना है आपको दोस्तों। बहुत ही तगड़ा चीज ये करता था, क्या करता था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम्म, एक सेकंड वेट करिएगा। आपके ऑप्शन है कला में, संगीत में, सुलेखन में, या दर्शन में, ठीक है। हम्म, तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो मैंने बताया ना कि पढ़ा लिखा बहुत अच्छा था, लेकिन कला में नहीं, संगीत में नहीं, सुलेखन में नहीं, फिलॉसफी में अच्छा खासा जानकार था। फिलॉसफी में ये बहुत अच्छी खासी जानकारी रखता था और पढ़ा लिखा व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। चलिए बताइए, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की। तो देखिए मैंने अभी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था, मैं बताऊं अगर मैं बात करूं तो वो कब से कब था, 1325 से लेकर के 1351 तक था। और उसी के समय इसने तांबे के सिक्के भी प्रचलित किए थे। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं पुनर्निर्माण किसने किया था। कुतुब मीनार को अगर किसी ने
अंत में पूरी तरह बनवाया था, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? ध्यान रखिएगा, इब्ने बतूता ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था रेहला। रेहला किताब भी लिखी थी इसने, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और इसको अम्बेसडर बनाकर भी भेजा था। भैया वो आया कहाँ से? मोरक्को से आया था। इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इसको बेचारे को इंडिया में आया, ये भेज दिया पता है कहाँ? मोरक्को से भले ही वो इंडिया आया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पागल इंसान था कि इसको चीन भेज दिया। चीन का जो है, इसको अम्बेसडर बना के, चीन का राजदूत बना करके भेज दिया चीन। कहा कि जाओ चीन में पता करके आओ कि इतना तेजी से वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इतने नाटे हैं फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इब्ने बतूता ने रेहला किताब भी लिखी थी, याद रखिएगा। मोरक्को से ये आया था अफ्रीका के, दिल्ली का काजी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक इसे, और चीन का राजदूत भी बनाया था। और कब आता है? 1333 में आता है, इसको याद रखिएगा। और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, आगरा नगर की स्थापना अगर किसी ने की थी तो उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। याद रखिएगा, फिरोजाबाद एक जिला है, फिरोजाबाद इसकी स्थापना की थी, और जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? बचपन का नाम था जूना खान। इसी के नाम पर जौनपुर नगर बसाया गया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आपको अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो डे नाइट स्टडी का क्या कर सकते हैं आप? इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आपको तो जितने भी कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय या लखनऊ यूनिवर्सिटी या टीडी कॉलेज के लिए, तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम फुल फ्लेज अपने तैयारी करना चाहते हैं, सीक्वेंस से देखना चाहते हैं हर वीडियो को, तो आप बिल्कुल पेड कोर्स के साथ ज्वाइन करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।